नमस्कार साथियों, मैं आर.के. रत्नाकर। आज मैं आपको बताऊँगा कि आपको है ना कि यूडाइस कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए, यूडाइस अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास आरटी होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि है ना कि अदर स्कूल के पास आरटी नहीं होता है, उसको यूडाइस मिल गया, चाहे सीबीएसई, आईसीएसई, चाहे किसी भी बोर्ड का स्कूल हो। उसने पहले आरटी अप्लाई किया होगा, उसके बाद उसको यूडाइस मिला होगा, उसके बाद उसको एप्लीकेशन मिला होगा। तो वह प्रक्रिया पहले कर चुका है। अगर किसी को लगता है कि नहीं सीबीएसई स्कूल या आईसीएसई स्कूल यानी कि बिना आरटी का उसको यूडाइस वगैरह मिला हुआ है, उसका टीसी वैलिड होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट स्कूल के पास भी यूडाइस कोड होता है, लेकिन उसको आरटी नहीं कराना पड़ता। लेकिन यानी कि प्राइवेट स्कूल को बिना आरटी का संभव नहीं है। आरटी इसलिए होता है कि उसमें 25% बीपीएल स्टूडेंट को उसको पढ़ाना जरूरी है। तो हर प्राइवेट स्कूल 25% बीपीएल स्कूल को पढ़ा रहा है, तो आप बताइए कि उसने आरटी का रजिस्ट्रेशन कराया होगा या नहीं। अच्छा, वह जब आरटी का रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो उसी के बिहार पर उसको यूडाइस मिला होगा। तो जब तक कि आप आरटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराइएगा, आपको यूडाइस नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि आरटी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमें क्या-क्या चीज की जरूरत है। देखिए, बिल्डिंग और अदर यानी कि रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप क्लास 5 तक के लिए कराना चाहते हैं तो आपके पास 5 क्लासरूम होना चाहिए 180 स्क्वायर फीट का। उसके बाद एक प्रिंसिपल रूम, एक कॉमन रूम, एक लैब या लाइब्रेरी, तीनों 150 स्क्वायर फीट का, और एक हॉल होना चाहिए 400 स्क्वायर फीट का। और नहीं तो 4 रूम होना चाहिए 150 स्क्वायर फीट का, अगर आपके पास हॉल नहीं है तो। उसके बाद यानी कि सेपरेट बॉयज गर्ल्स और स्टाफ के लिए टॉयलेट होना चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए। देखिए, आप 1 टू 5 कराइए या 6 टू 8 कराइए, बहुत ज्यादा यानी कि प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अप टू 8 कराते हैं तो इसमें भी 5 क्लासरूम 180 स्क्वायर फीट का, इसमें 3 क्लासरूम आपको 270 स्क्वायर फीट का बढ़ जाएगा। ठीक है, बाकी बात 3 रूम इसमें भी चाहिए 150 स्क्वायर फीट का, एक हॉल इसको भी चाहिए, और 3 यानी कि क्लासरूम यानी कि यही जो आपको 270 स्क्वायर फीट का बढ़ जाएगा, बस वही बढ़ जाएगा। और एक चीज और बढ़ जाएगा कि 25 साल एफडी एक्स्ट्रा लगेगा और 10 साल का गवर्नमेंट फी। ये जबकि 1 टू 5 में का जो है तो उसके लिए आपको है कि 25 साल एफडी और 5 साल गवर्नमेंट फी लगता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप दोनों एक साथ कराते हैं तो 25-25 50 साल का आपका एफडी हो जाएगा और 10-5 15,000 रुपए आपका गवर्नमेंट फी हो जाएगा। बाकी बात यानी कि दोनों के लिए 3 एनओसी काफी है। पूरे स्कूल के लिए यानी कि एक ही फायर सेफ्टी का एनओसी काफी है, पूरे स्कूल के लिए एक ही एनजीओ काफी है। लैंड प्रूफ आपको देना पड़ेगा कि यानी कि हमारा अपना लैंड है या फिर यानी कि लीज है। अगर लीज होगा तो 25 साल का यानी कि लीज होना चाहिए, और वह यानी कि आपके ट्रस्ट सोसाइटी या स्कूल के नाम से, माने यानी आपके एनजीओ या स्कूल के नाम से लीज होना चाहिए। अगर आप किसी का एनजीओ का मेंबरशिप यानी कि ले रखे हैं तो आप सारा पेपर अपना स्कूल के नाम से तैयार कीजिएगा। अगर यानी कि एनजीओ भी आपका अपना है तो आप स्कूल के नाम से तैयार कीजिए या एनजीओ के नाम से तैयार कीजिए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसके बाद यानी कि उसके बाद कोई पैसा लगता है कि नहीं, तो देखिए वर्ड ऑफ माउथ यह है, माने कि लोग कहता है, ठीक है, हम हालांकि इसको वेरीफाई नहीं करते, कि अगर आपको 4 एनओसी चाहिए, 4 एनओसी में होता है एक यानी कि माने कि लैंड आपका है कि अपना होना चाहिए, नाम से होना चाहिए, तो वो भी समझिए कि एक यानी कि एनओसी है। उसके बाद आपका है ना बिल्डिंग जो है ना कि यूपी का कोड ऑफ कंडक्ट है उसके हिसाब से बनना चाहिए, यानी बिल्डिंग का एनओसी होना चाहिए। उसके बाद फायर सेफ्टी का एनओसी होना चाहिए। उसके बाद है ना कि आपका अगर है ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो उसका एनओसी चाहिए। तो अगर चारों में से अगर 30 साल के हिसाब से जोड़ते हैं तो 1,20,000 या 30 साल से 50 साल तक जाता है। यानी कि 1 से 2 लाख रुपया इसमें, चाहे आप मिठाई का कहिए, सर्विस चार्ज कहिए, इंस्पेक्शन का कहिए, चाहे कुछ का भी, तो आपको है ना कि 1 डेढ़ लाख रुपया या है ना कि 2 लाख रुपया तक आपको एनओसी का लग सकता है। और उसके बाद भी आपको है ना कि 50 से 1 लाख रुपया वह डीए से बीएसए के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे है ना कि कितना चार्ज करे, चाहे क्या-क्या क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। तो वहाँ पे है ना कि ब्लैक मनी भी लग रहा है। ठीक है, और जो डिफाइंड गवर्नमेंट फी है वह 25,000 रुपया एफडी है और 5,000 रुपया फी है 1 टू 5 का, और 25 साल एफडी है, 10,000 रुपया फी है 6 टू 8 का। यानी कि टोटल है कि आपको अप टू 8 कराइएगा, 1 से 8 तक, तो आपको 65,000 रुपया कैश लगेगा। ठीक है, जिसमें आपको यानी कि 50 साल का एफडी लगेगा और 15,000 रुपया गवर्नमेंट फी लगेगा। एफडी आपका है कि ज्वाइंटली खुलता है बीएसए या डीएसए के साथ, तो वो आप किसी बैंक में है ना कि ये खुलवा करके उसका पेपर दे सकते हैं। बाकी बात 15,000 रुपया आपको फी लगता है जो आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा। उसके बाद 1 टू 5 और 6 टू 8 दोनों का आपको अलग-अलग यानी कि अप्लाई करना पड़ेगा, एक साथ अप्लाई करने का प्रोसेस नहीं। तो चलते पहले देखते हैं कि इसका अप्लाई होता कैसे है। तो यानी कि ये सबसे पहले आप है ना कि ये कोई भी आप यानी कि ब्राउज़र अपने है ना लैपटॉप या मोबाइल में खोलिएगा, तो आपको है ना प्रेरणा यूपी सर्च करना है। प्रेरणा यूपी सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर यहाँ आएगा मिशन प्रेरणा, तो हमको इसी में जाना है। ठीक है, या उसके बाद हमारा यानी कि एक उसके बाद आपका है ना कि यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट का है ना कि एक है ना कि पूरा है ना वेबसाइट खुल गया। ये बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट यूपी, देखिए डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन यूपी का यह है ना कि वेबसाइट है। इसमें आपको एक दिखाई देगा अदर का ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद अदर में सबसे नीचे आइएगा तो ऑनलाइन स्कूल रिकॉग्नाइजेशन दिया हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है।
जब आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो ऐसा आपको एक इंटर सरफेस मिलेगा। तो अगर आपने अकाउंट अगर नहीं बना रखा है तो सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो है ना क्या, साइन अप में आपको है ना कि माने कि पूरा नाम, उसके बाद आपका है ना कि मोबाइल नंबर, उसके बाद आपका एक है ना कि ईमेल एड्रेस। मैंने डाल दिया। उसके बाद हम सबसे पहले इसको है ना कि रजिस्टर करेंगे। लिखता है कि मोबाइल नंबर ऑलरेडी, एड्रेस इज ऑलरेडी यानी कि रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो हमने इसका है ना कि माने कि रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो इसलिए यह है ना कि ऐसा लिख रहा है। तो हम है ना कि चलते हैं इसको पहले। देखिए आप यहाँ पे है ना साइन अप कीजिएगा, जो भी है ना डिटेल्स मांगेगा वो है ना कि डाल दीजिएगा तो खुल जाएगा। उसके बाद आपको है ना कि लॉगिन करना होता है। तो है ना कि लॉगिन करने के लिए आपको है ना यूजर नेम और पासवर्ड, जैसे ही आप है ना कि रजिस्टर कीजिएगा तो आपके मोबाइल पर है ना कि यूजर आईडी और पासवर्ड है ना भेज देगा। तो हम पहले इसको है ना खोल लेते हैं। 92022, तो मोबाइल नंबर और इसके बाद है ना कि पासवर्ड भी मारेंगे। या फिर है ना क्या मान लेते हैं कि हम है ना क्या पासवर्ड भूल गया था, हम है ना कि पहले फॉरगेट पासवर्ड मान लेते हैं। 534520। हो सकता है कि हम अपना है ना पासवर्ड भूल चुके होंगे, तो आप है ना कि फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। एक है ना कि मोबाइल पर एक है ना कि जो आप मोबाइल दीजिएगा उस पर एक ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को डाल करके आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। पासवर्ड आ गया है या ए 12345 @12345 ठीक है। उसके बाद हम इसको है ना कि साइन इन कर लेंगे। देखिए जब मैंने है ना कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड मारा था, एक है ना कि ओटीपी और हमको भेजा गया है वेरीफाई करने के लिए, इसलिए मोबाइल नंबर सही ही मारिएगा, उसके बाद ही ये खुलेगा। 40 ठीक है, ये खुला। हम इसको है ना कि चाहेंगे तो है ना कि सेव करके रख सकते हैं। ये हमने है ना कि स्कूल है ना कि फॉर्म पहले से है ना कि भर रखा है। ठीक है, 10 इंटर इसमें है ना कि हमारा दिखा रहा है। देखिए अगर आप पहले से अगर अप्लाई कर रखे हैं, ठीक है, तो आपको है ना इसमें दिखाएगा। नहीं तो अगर आपको नया एप्लीकेशन चाहते हैं तो देखिए फिर से पीछे जा रहे हैं, हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे अप्लाई न्यू एप्लीकेशन, फीडबैक, इशू, उसके बाद है ना कि आपका है ना कि ये कंप्लेंट्स विंडो, गाइडलाइंस, प्रीव्यू, उसके बाद यूजर मैनुअल है। अगर हम प्रीव्यू देखना चाहते हैं अपने फॉर्म का तो हम यहाँ पे है ना कि देख सकते हैं सारा प्रीव्यू, लेकिन है ना कि लगभग है ना कि डाटा अवेलेबल नहीं होता है। तो हम अप्लाई है ना कि जैसे कि अगर हमको नया करना है तो क्या करेंगे, तो अगर हम पहले से अगर फॉर्म नहीं भरे होते तो मेरा डायरेक्ट यहाँ पे खुलता। ठीक है, तो एक होता है नवीन मान्यता, एक होता है अस्थायी मान्यता। नवीन मान्यता में क्या होता है कि आप बिल्कुल नया अप्लाई कर रहे हैं। अस्थायी मान्यता में क्या होता है कि आपने है ना कि पहले अप्लाई कर रखा है, आपको है ना कि टेम्पोररी मतलब पहली बार टेम्पोररी ही मिलता है। तो आपको है ना टेम्पोररी जो है ना कि रिकॉग्नाइजेशन वो मिल चुका है, अब इसको अस्थायी के लिए कर रहे हैं। तो हम है ना कि नवीन मान्यता पे करेंगे। देखिए यहाँ पे एक सबसे पहले एक फॉर्म खुलेगा, सेवा में बेसिक शिक्षा अधिकारी। यह है ना कि जहाँ का भी आपका है ना कि ये जो भी ब्लॉक है, ब्लॉक के हिसाब से। उसके बाद इसमें आपको है ना कि एक स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है, जो भी आपके स्कूल का नाम होगा वो आप है ना कि लिख लीजिएगा। नवीन मान्यता कक्षा का प्रकार, देखिए आपको दोनों अलग-अलग करना पड़ेगा, 1 to 5, 6 to 8 अलग-अलग। तो पहले हम है ना कि 1 to 5 करते हैं। ठीक है, उसके बाद है ना कि 6 to 8 का भी है ना कि सेम प्रोसेस है। उसके बाद पता मान लेते थे कि कुछ भी लिख देते, क्योंकि हम है ना कि टेम्पोररी भर रहे हैं। ठीक है, तो है ना कि ये ऐसा दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमको यहाँ पे प्रबंध समिति के अध्यक्ष या प्रबंधक का हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। तो एक है ना कि मैंने ये सब चीज़ आपके पास होना चाहिए। आप है ना कि वीडियो को आगे पीछे करके है ना कि देख लीजिएगा। ये 20 KB मैक्सिमम फाइल साइज होना चाहिए। हो सकता है कि मेरा यानी कि फाइल साइज है ना कि ज़्यादा हो, इसलिए यह है ना कि नहीं ले रहा है। देखिए अगर आप पीडीएफ बनाए हैं तो 10 MB से कम का नहीं होना चाहिए, सॉरी है ना कि अगर आप पीडीएफ बनाए तो 10 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब मैंने अपना है ना कि फाइल को है ना कि क्रॉप करके है ना कि छोटा कर लिया है। अब हम इसको आराम से डाल सकते हैं। तो 20 KB से ज़्यादा का सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ को यानी कि ध्यान रखिएगा। माने कि कुछ चीज़ हमारे यहाँ हो गया। अब हम सुरक्षित व आगे बढ़े। अब मैं आगे जाऊँगा। तो देखिए नियमावली पहले देख लीजिए कि नियम क्या कहता है। कक्षा 1 से 5 का वेतन शुल्क 5000 और उसके यानी कि 6 से 8 का 10,000 रुपया 31 दिसंबर तक।
क्या क्या पेपर चाहिए, पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, इतना को संग्रह के अनुसार समस्त कागजात, उसके बाद है ना कि एक है ना कि एनजीओ, ठीक है, या प्रमाण पत्र, सोसाइटी का है ना बायलॉज, जो भी ट्रस्ट सोसाइटी जो भी हो, चाहे क्लब मेंबरशिप जो भी हो, आगे भरने का ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ सोसाइटी लिखा हुआ है, लेकिन ट्रस्ट वगैरह भी अगर आपके पास होगा तो आपका हो जाएगा। विद्यालय के प्रबंधक द्वारा शपथ पत्र दिया जाएगा कि वह समय समय पर निर्गत शासनादेशों, विभागादेशों तथा मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करेगा। तो एक आपको है ना कि मैंने शपथ पत्र भी दे देना है, जो आगे आपको है ना कि बाद में है ना कि आपको अपलोड भी करना है, प्लस है ना कि सारा का हार्ड कॉपी मांगेगा आपको सर। उसके बाद शिक्षा का माध्यम क्या रखना है, उसके बाद भूमि एवं भवन। देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पे है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहता है कि विद्यालय न्यूनतम 30 फीट चौड़ा सड़क पर स्थापित होना चाहिए, मानी कि सड़क की जो चौड़ाई हो 30 फीट, यानी कि 10-20 फीट अगर चौड़ा रोड है तो उसमें नहीं, और इसी चीज के लिए एक्स्ट्रा जो है वह पैसा मांगा जाता है। 30 फीट करने का मतलब होता है कम से कम मेन रोड में ही है ना कि स्कूल होना चाहिए। अच्छा, जमीन जो है कम से कम 25 साल का लीज होना चाहिए। अच्छा, विवाद नहीं होना चाहिए, वो तो ठीक है, खैर है ना, विवादित जमीन तो होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, उसके बाद है ना कि जो भवन है वह है ना सुरक्षित होना चाहिए, माने कि बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से आगे लिखा होगा कि बायलॉज के हिसाब से बना होना चाहिए। महायोजना या सेक्टर प्लान में भू उपयोग विद्यालय के नाम अंकित होना चाहिए, ठीक है। आपका अगर निजी जमीन भी है तो समझ जाइए कि आपको लीज करना ही होगा। ऐसा नहीं कि निजी जमीन है तो जमीन का सिर्फ पेपर लगा दीजिएगा तो हो जाएगा, नहीं, क्योंकि जो जमीन जो है वह स्कूल के नाम से या फिर आपके एनजीओ के नाम से होना चाहिए। विद्यालय का मानचित्र संगत प्राधिकारी से स्वीकृत होना अनिवार्य है। देखिए एक एनओसी यह है, विद्यालय का जो मानचित्र है, ठीक है, तो वह भी यानी कि किसी अधिकारी से, जो भी इसके संगत अधिकारी होंगे, माने कि जो इसको अप्रूव करते होंगे, उनसे जाकर अप्रूव कराना, माने इसका भी एनओसी है। अच्छा, नेशनल बिल्डिंग कोड प्रमाण पत्र, ठीक है, तो यह भी एक यानी कि एनओसी है। उसके बाद अग्निशमन प्रमाण पत्र, यह भी एक एनओसी है। यह सब पैसा का खर्चा है, बाकी बात कुछ नहीं है। उसके बाद कक्ष कक्ष तथा अति प्रधान कक्ष, फंदा चिन्ह, ये सब चीज। उसके बाद है ना कि शौचालय, जो भी चीज होगा आप अपना है ना कि देख लीजिएगा। उसके बाद खेल कूद का मैदान होना ही चाहिए। अगर आपका है ना कि शहरी क्षेत्र है तो 500 वर्ग मीटर 1 to 5 के लिए, और 6 to 8 के लिए 1000 वर्ग मीटर। अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो 1000 वर्ग मीटर, और 6 to 8 के लिए 2000 वर्ग मीटर चाहिए। ये उसके बाद है ना कि आपके पास है ना कि लाइब्रेरी होना चाहिए, सुरक्षित कोष होना चाहिए, माने कि सुरक्षित कोष का मतलब कि 25,000 रुपया जो एफडी होता है वह होना चाहिए। अच्छा, मान्यता जब आपको मिल जाएगा, जब आपको है ना कि रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगा, तो है ना कि दुर्लभ आय वर्ग के बच्चों को आपको निःशुल्क पढ़ाना होगा, माने 25% बीपीएल स्टूडेंट को पढ़ाना होता है, ठीक है। इसीलिए है ना कि सारे है ना सीबीएसई ऐसे स्कूल भी है ना कि जो भी प्राइवेट स्कूल, बड़े-बड़े स्कूल भी है, वो अभी 25% बीपीएल पढ़ाते हैं। तो आप कह रहे हैं कि उनके पास है ना आरटी नहीं होता है तो है ना कि यूडाइस कैसे मिल गया? देखिए, उनको भी आरटी मिला हुआ है, और इसी के लिए, इसी चीज़ के लिए आपको आरटी दिया जा रहा है कि आप 25% बीपीएल पढ़ाएँगे। अच्छा, उसके बाद है ना कि मान्यता है ना कि कौन देगा? तो जिला शिक्षा जैसे, उसके बाद मंडलीय, उसके बाद है ना मान्यता समिति की बैठक। तो ये सब चीज़ है ना कि माने कि उतना है ना, ये नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको चेकआउट करके आगे बढ़ें। उसके बाद मैंने विद्यालय का नाम भर रखा है, शैक्षणिक सत्र हमारा कौन सा है, तो अभी यानी कि ये 24-25 का अप्लाई हो रहा है, बस एक ही खुलेगा। उसके बाद है ना डाक पता मैंने है ना भर रखा है, ग्रामीण है कि शहरी क्षेत्र है, पिन कोड जो भी है ना कि हमको भरना होगा, हम है ना कि अपना भरेंगे, आप अपना देख लीजिएगा कि हम ऐसे ही भर रहे हैं। उसके बाद ब्लॉक और टाउन जो भी हो, उसके बाद है ना कि हमको है ना फ़ोन नंबर भरना है। देखिए, इसमें जितने पे भी स्टार लगा हुआ है, इसको भरना मैंडेटरी है। अगर इसको आप नहीं भरिएगा, तो यह है ना कि नहीं लेगा। चलिए, ये तो है ना कि मैंडेटरी नहीं था, ये अगर नहीं भरेगा तो ये ले लेगा। फैक्स नंबर भी मैंडेटरी नहीं है ना कि नहीं भी भराएगा फिर भी ले लेगा। उसके बाद हमको है ना ईमेल भरना है। हुँ। है ना कि ईमेल वगैरह ठीक से भरिएगा, ताकि इसी पे है ना कि नोटिफ़िकेशन भी आता है। उसके बाद है ना कि ये निकटतम है ना कि पुलिस स्टेशन भी आपको भरना है। माने कि जो भी आप अपना देख लीजिएगा। उसके बाद स्कूल का लोगो, स्कूल का एक है ना कि लोगो आपको है ना कि लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने है ना कि 2 फाइल बना रखा है। एक
जेपीजी का और एक पीडीएफ का, हम सब में वही भर रहे हैं, आप अपना अलग से लगा लीजिएगा। उसके बाद आवेदक का फोटो, ये हो गया। उसके बाद क्या आपके स्कूल में खेल का मैदान है, इसको हाँ ही कीजिएगा, अगर नहीं कीजिएगा तो यह नहीं भराएगा। उसके बाद 1000 वर्ग मीटर या अधिक, बस एक ही ऑप्शन ही। अच्छा, खेल के मैदान का भी आपको यहाँ पे है ना फोटो लगाना है। तो मान कि ऐसा चीज नहीं कि आप है ना कि यहाँ पे बच सकते हैं। अच्छा, आप बच नहीं सकते, फी जमा कर दीजिएगा तो पैसा डूब जाएगा, इसलिए सारा कुछ तर्क संगत होने के बाद ही है ना कि भरिएगा फॉर्म। ऐसा नहीं है कि इसका है ना कि लास्ट में है ना कि पेमेंट है ना कि यहीं से होता है। नहीं, यहाँ पे है ना पीडीएफ डॉक्यूमेंट मांग रहा है, खेल के मैदान का डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे इसका है ना कि पीडीएफ डॉक्यूमेंट मांग रहा है। माने कि किसी का अगर अलग होता है, मान लेते हैं कि आप है ना कि 100 मीटर के दायरे पे आप है ना कि फील्ड है ना कि रख सकते हैं, अगर आपका स्कूल से सटा हुआ नहीं है तो उसमें आपसे है ना कि अलग से एक है ना कि पीडीएफ मांगा जाता है, ठीक है। तो इसको है ना कि आप है ना कि देख लीजिएगा। नहीं, अगर उसी में लगा हुआ है तो जो आपका है ना कि मैंने ओरिजिनल है ना पेपर है तो उसी को है ना कि यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया, अब हम यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट जाएंगे। अब हमारा ये सेव हो गया, अब आगे जाएंगे। अब इसमें हमसे पूछता है कि हमारा ट्रस्ट, देखिए भले ही वहाँ पे सिर्फ सोसाइटी लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे न्यास यानी कि ट्रस्ट, समिति यानी कि सोसाइटी और है ना कि प्रबंध समिति भी लिखता है। तो आप किसी तरह का एनजीओ बनाते हैं, ठीक है, अगर आप आपका कोई है ना कि एसोसिएशन है, क्लब है, तो उससे भी हम आपका है ना कि रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपका है ना कि कब का खुला हुआ है तो वो चीज़ को आप है ना देख लीजिएगा। न्यास समिति या प्रबंध समिति का नाम, ये इसका है ना कि यह नाम क्या है, वह चीज़ आप इसमें है ना कि भरिएगा। क्या न्यास समिति या प्रबंध समिति पंजीकृत है, इसको यस ही कीजिएगा, ठीक है। जब यानी कि यस कीजिएगा तो यह आपसे, ठीक है, जो आपका ट्रस्ट या है ना सोसाइटी का या फिर एसोसिएशन का डीड होगा वो डीड मांगेगा, तो यहाँ पे आप यानी कि इसको डीड यानी कि अपलोड कर दीजिए, ठीक। अब उसके बाद मांगता है कि सदस्यों की सूची, प्रबंध समिति का गैर सांपार्थिक चरित्र का प्रमाण, इस यह जो प्रमाण मांगता है, तो आप जो भी आपका ट्रस्ट या सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, जो डीड होगा उसके सबसे लास्ट पेज पे सारे लोगों का फोटो लगा करके डिटेल्स लिखा होगा, वह लास्ट पेज को ही है ना कि यहाँ पे है ना कि लगा दीजिएगा, तो है ना कि आपका काम चल जाएगा। एक तो आपको है ना कि फुल पीडीएफ है ना इसमें लगाना है, और उसी का लास्ट जिसमें है ना कि जो उसके है ना मेंबर है उसका डिटेल्स है फोटो के साथ, तो उसको है ना कि इसमें लगा दीजिए। हो सकता है कि यानी कि लास्ट में नहीं हो, बीच में हो, तो माने कि जो भी पेज हो उसको यहाँ पे आप पहन के लगा दीजिए। अच्छा, अब सिग्नेटरी कौन है, माने कि अगर यानी कि जो बीएसए या डीएसए हो उसको कांटेक्ट कौन से करे, मेन आदमी कौन है, ठीक है, तो उसका यहाँ पे है ना कि नाम आपको है ना कि लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वह हेडमास्टर है, सहायक शिक्षक है, विद्यालय का अध्यक्ष है, विद्यालय का प्रधान या प्रबंधक है, माने कि मालिक कौन है, माने कि जो सारा निर्णय लेने का यानी कि कैपेसिटी रखता है ये। उसके बाद उसका है ना आपका है ना कि ये कार्यालय का नंबर, फिर इसके आवास का नंबर, फिर इसका अपना मोबाइल नंबर, यानी कि आप सारा मोबाइल नंबर सिम भी दे सकते हैं। अच्छा, उसका एक आईडी भी चाहिए, माने आईडी कार्ड चाहे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, माने जो भी हो, इसको है ना कि पीडीएफ में चाहिए, तो इसका है ना कि हम यहाँ पे पीडीएफ लगा देंगे। उसके बाद है ना सेव करके आगे चलेंगे। उसके बाद हमारा स्कूल किस मीडियम में पढ़ाता है, अंग्रेजी हिंदी, तो इंग्लिश मीडियम चाहे हिंदी मीडियम जो भी आपको करना होगा, इसमें है ना कि सह शिक्षा ही मिलता है। देखिए आप इसको बॉयज या गर्ल्स है ना कि पहले से जब आप है ना कि अकाउंट बनेगा उसी समय आप इसको बना लीजिएगा, नहीं तो सह शिक्षा का मतलब होता है लड़का लड़की दोनों। उसके बाद अगर निजी भवन है तो यहाँ पे आपको है ना कि रजिस्ट्री का दस्तावेज लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर है ना कि हम अगर इसको है ना कि किराए का कर देंगे, जैसे कि देखिए रजिस्ट्री में सिर्फ हम है ना कि रजिस्ट्री का पेपर लगाएंगे, लेकिन अगर इसको किराए का भवन करेंगे तो हमसे है ना कि यहाँ पे किराए का भवन हो गया, तो किस डेट को हमारा है ना कि लीज हुआ वह मांगेगा, और लीज कब तक वैलिड है तो फिर हमसे है ना कि वह मांगेगा। और उसके बाद भी है ना कि ये रजिस्ट्री का दस्तावेज मांगेगा ही। एक चीज सिर्फ है ना कि बढ़ा है कि लीज कब से कब तक है, उसका भी आपको है ना कि दस्तावेज लगाना पड़ेगा।
तो जैसे कि हम यहाँ पे है ना कि जो भी हमारा है ना कि लीज था चाहे जो भी था, तो उसका है ना कि जो हम रजिस्ट्री कराए थे उसको डाल दिए, ठीक है। अब विद्यालय के पास उसका निजी भवन है, किराए का जो भवन है, ठीक है, तो उसका है ना कि मेरे साक्ष्य चाहिए। तो यहाँ पे है ना कि बिल्डिंग का है ना कि बायलॉज वगैरह जो भी होगा, तो वह आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद अग्निशमन प्रमाण पत्र यानी कि फायर एंड सेफ्टी का जो एनओसी है, तो वह आपको यहाँ पे यानी कि लगाना है। और सिर्फ लगाना ही नहीं है, आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लगे, क्योंकि यहाँ पे उसका है ना कि कोई कोड अगर जनरेट हुआ होगा, सर्टिफिकेट नंबर चाहे जो भी, तो वह चीज़ यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। और है ना कि किस डेट को आपको है ना कि मिला है, वह डेट भी आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए इसमें है ना कि कोई इधर-उधर नहीं हो सकता। भू उपयोग विद्यालय के नाम से होने की स्थिति में क्षेत्र के प्राधिकरण के अनुसार, ठीक है, अगर जो उसका भूमि है वो विद्यालय के नाम से है, तो किस प्राधिकरण के तहत इसको कराया गया है, तो उसका है ना कि दस्तावेज माने कि सब में है ना कि रजिस्ट्री डाल दीजिएगा, तो है ना कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सब में है ना कि रजिस्ट्री ही लगेगा। किस है ना कि दिनांक को हुआ है, तो है ना कि उसको, और उसके बाद मैप यहाँ पे बना करके उसको है ना कि अपलोड करना है। जो आप है ना ज़मीन की रजिस्ट्री डाले हैं, तो वह है ना कि कितना है, कैसे है, तो आप जब है ना कि स्कूल बनवाइएगा, तो उसका एक है ना कि मैप बनता है, तो मैप आपको यहाँ पे है ना कि अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद बिल्डिंग का है ना कि आपको है ना कि फोटो लगाना है फ्रंट का, बिल्डिंग का है ना कि फ्रंट का फोटो, जो भी है ना कि इसमें आपको है ना 4 फोटो लगाना है। आप है ना कि अलग-अलग एंगल से इसको खींच करके आप है ना कि लगा सकते हैं। अब आपका अगर स्कूल अगर मान लेते हैं कि अगर है ना कि गली में है, तो फोटो ही बढ़िया नहीं आएगा, जबकि 30 फीट का जब है ना कि रोड होगा, तो फोटो खींचने के लिए बहुत बड़ा जगह भी आपको मिलेगा। तो ये सब चीज़ को देख लीजिएगा। उसके बाद नेशनल बिल्डिंग कोड का प्रमाण पत्र, आपको है ना कि बिल्डिंग का जो एनओसी है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे डालिए। उसके बाद उसका है ना कि सर्टिफिकेट वगैरह जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिला होगा और किस डेट को जारी हुआ, यह डेट भी आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद विद्यालय का निर्मित क्षेत्र वर्ग मीटर में, कितना वर्ग मीटर में बना हुआ है, तो वो आपको डालना है। और कुल क्षेत्रफल है ना कि कितना है, 1000 तो होना ही चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में। ये क्योंकि हमने ग्रामीण क्षेत्र और 1 to 5 डाले हैं, तो हमने है ना कि कुल क्षेत्र 1000 डाले हैं, और 300 क्षेत्र में माने कि मेरा भवन बना हुआ है, मैंने ऐसा लिखा है इसमें। क्या विद्यालय भवनों द्वारा केवल शिक्षा या प्रवीणता के प्रबंधन किया जाता है, तो इसमें हाँ ही कीजिएगा कि स्कूल का यूज केवल पढ़ाई के लिए ही किया जाता है, बाकी चीज़ के लिए नहीं किया जा सकता। हो गया। अब हम आ गए नेक्स्ट पेज पे। अब हमको यहाँ पे कक्षा की संख्या पूछता है कि है ना कक्षा की संख्या, तो 1 से है ना कि अगर हम 5 कर रहे हैं, तो इसमें है ना कि 5 करेंगे, ठीक है। देखिए हम जितना कक्षा इसमें लिखेंगे उतना यहाँ पे है ना कि जगह बना के दे देगा। और अगर 180 स्क्वायर फीट चाहिए, तो अगर हम 170 लिखेंगे, तो इसको है ना गलत बताएगा। देखिए 180 स्क्वायर फीट से कम नहीं हो सकता है, तो कम से कम यह 180 स्क्वायर फीट ही होना चाहिए, चाहे लंबाई चौड़ाई का डायमेंशन है ना कि आपका है ना कि जो भी हो, सब में 180 से कम नहीं हो सकता। आप अगर 190 लिख दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, आप है ना कि 200 भी लिख दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप है ना 300 लिख दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 180 से कम नहीं। अगर इसको हम 6 कर देंगे, तो एक कॉलम और बन के आ जाएगा। 180, 190, 200, 180। देखिए हमको है ना कि सब मेरा 180 का था, हम 180 लिखेंगे, लेकिन अगर ऊपर लिखेंगे तो ले लेगा, कम लिखेंगे तो है ना कि नहीं लेगा। हम यह चीज आपको दिखाना चाहते थे, जैसे हमने इसमें 100 लिखा, ये नहीं लेगा, इसको 180 ही चाहिए। ये है, आप इसमें है ना कि 400 क्यों नहीं लिख दीजिए, ले लेगा। और सबका फोटो भी यहाँ पे आपको अपलोड करना है, ऐसा नहीं कि आपको है ना कि फोटो नहीं डालना है, फोटो भी अपलोड करना है। उसके बाद आपका प्रिंसिपल रूम एक, उसके बाद स्टाफ रूम एक। देखिए हम जितना इधर लिखेंगे उतना उधर है ना कि बताएगा कि स्क्वायर फीट में कितना बताइए। उसके बाद ऑफिस एक, उसके बाद लाइब्रेरी एक। देखिए 4 गो कक्षा आपको यहाँ पे हो गया, और सब कम से अगर एक या 150 स्क्वायर फीट का चाहिए, अगर 140 करेंगे तो नहीं लेगा। देखिए 150 स्क्वायर फीट से कम हो ही नहीं सकता है, तो इसको हम यानी कि 150 करेंगे, 159 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ले लेगा। ये 150 करेंगे, यह ले लेगा, लेकिन अगर 149 अगर इसको लिखेंगे, तो यह नहीं लेगा। ले लिया। 140 पे। अच्छा ऑफिस आने के थोड़ा बहुत कम लेना संभव है, ठीक है। इसको देखते हैं 149 करके, नहीं
यह 180 स्क्वायर फीट से कम का नहीं लेगा। अच्छा, स्टाफ रूम आपका है ना 150 स्क्वायर फीट का संभव है, लेकिन आपका लाइब्रेरी 180 स्क्वायर फीट से कम का नहीं होना चाहिए। ये देखते हैं 100 भी ले रहा, तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, मजा आएगा। 90, 50 स्क्वायर फीट नहीं, इसका है ना कि जो ऑफिस है तो उसका है ना कि कोई है ना कि मेजरमेंट है ना कि नहीं डाले हुआ है, तो इसके लिए ये कोई दिक्कत नहीं है, जितना डालना होगा। उसके बाद है ना, स्कूल में किचन है या नहीं है, तो उस चीज़ को, और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए वैकल्पिक कक्ष, एक यहाँ पे हॉल भी होना चाहिए। हालांकि इसमें है ना कि आपको 4 रूम, मैंने आपको 3 रूम ही बताया था, इसमें आपको 4 एक्स्ट्रा रूम है ना कि दिए हुआ है, और एक अलग से हॉल हॉल तो यह चाहिए ही चाहिए। एक हॉल करेंगे और इसको है ना कि 200 स्क्वायर फीट करके देखते हैं क्या कहता है। यह 400 स्क्वायर फीट का ही हॉल होना चाहिए। देखिए, लोग को लगता है कि हम आपको ऐसे ही बोल रहे हैं, हम आपको ऐसे ही नहीं बोल रहे। यूपी का रेगुलेशन जो है वो बहुत खराब है, ठीक है? और इतना चीज़ करने में कम से कम 2 करोड़ रुपया से ऊपर का खर्च है। अब हमको है ना कि सब में है ना कि फ़ोटो डालना पड़ेगा। फॉर्म भरने में भी बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि है ना कि 2 मिनट में हो जाता है, फॉर्म भरने में समय लगता है। तो यूपी का जो है ना कि रेगुलेशन है, वो है ना कि इतना है कि आपको है ना कि एक स्कूल खोलने के लिए मिनिमम है ना कि 2 करोड़ रुपया चाहिए, माने कि सारा कुछ को पूरा करने के लिए। और अगर आप ऐसे क्षेत्र में स्कूल खोलना चाहते हैं जहाँ पे है ना कि लैंड आसानी से अवेलेबल है, तो वहाँ पे स्टूडेंट ही नहीं है। आपको है ना कि लैंड ही तो आसानी से मिल जाएगा। बिल्डिंग बनाने में है ना कि शहर से मात्र 10% है ना कि कम पैसा लगता है, और जब वहाँ पे स्टूडेंट नहीं मिलेगा तो रिकवरी नहीं होगा। और जहाँ पे स्टूडेंट है वहाँ पे स्कूल खोलना बहुत मुश्किल है। और ऐसा ऐसा बात नहीं कि बीओ डीओ है ना कि डायरेक्ट आपको है ना कि जा करके है ना कि माने कि छापा मारते हैं या फिर है ना कि आपके स्कूल में ताला लगाने जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ना कोई स्कूल जो 2 करोड़ खर्चा किया है, जो इतना प्रोसेस किया है, वह आपका कंप्लेन करता है। जब वो आपका कंप्लेन करेगा तो बीओ डीओ आपके पास जाएंगे ही जाएंगे, कि वो खुद अपने मन से नहीं जाते हैं, उनको कंप्लेन आता है तभी जाते हैं वो। और आप भी अगर इतना खर्चा अगर कीजिएगा तो आप भी है ना कि चाहिएगा कि नहीं स्टूडेंट हमको ही मिले, तो अभी है ना दूसरे का है ना कंप्लेन कीजिएगा। इसी तरह आपका भी कोई ना कोई कंप्लेन करता है अगर आपके पास रिकॉग्नाइजेशन नहीं है तो। क्या समस्त सुविधा बाधा रहित है, इसको टिक आउट कीजिए, मैंडेटरी फील्ड है। शिक्षक अधिगम सामग्री सूची का संग्रह करें। आपके पास है ना कि क्या-क्या चीज़ है, बेंच, डेस्क, जो कुछ भी है आपके पास है ना कि टोटल फर्नीचर, उसका है ना कि लिस्ट यहाँ पे लगाना है। क्या आप क्रीड़ा और खेल उपस्कर सूची संग्रहण करना चाहते हैं? अगर झूला-वूला वगैरह है तो आप यहाँ पे है ना कि लगा सकते हैं। आप चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन आप है ना कि लगा सकते हैं। अगर यस कीजिएगा तो यहाँ पे दे देगा, अगर नो कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपके पास जो लाइब्रेरी है उसमें है ना कि जो किताब वगैरह है, जो बुक है, उसका है ना कि लिस्ट यहाँ पे लगाना है। सामाजिक उसके बाद है ना कि आपके पास जो न्यूज़पेपर आता है उसका है ना कि लिस्ट लगाना है। पूरे स्टूडेंट को साल भर में गवर्नमेंट भले ही एक बुक दे या ना दे, लेकिन आपके पास है ना कि लाइब्रेरी होना ज़रूरी है। अब हमको यह समझ में नहीं आता कि 1 to 5 में यानी कि स्टूडेंट है ना कि लाइब्रेरी में पढ़ता क्या है। पेयजल की सुविधा जो भी हो उसको लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे है ना कि माने कि या टॉयलेट का देना है, ड्राई फ्लैश क्या है। आप लोग है ना कि हमको कमेंट में बताइएगा कि आपके यूपी में क्या यह सब व्यवस्था है ना कि सरकारी स्कूल में है या नहीं, हमको तो नहीं पता है। तो उसके बाद अलग-अलग है ना कि माने कि जितने भी टॉयलेट है उसका है ना कि यहाँ पे फॉर्म भर है ना कि नंबर लिखना है, और इसका है ना कि जैसे हम आगे आएँगे इसका इमेज माँगेगा। देखिए, आपको टॉयलेट का भी है ना कि इमेज लगाना है। तो आप लोग है ना कि यूपी से है ना कि जो भी स्कूल वाले हो हमको बताइएगा कि आपके यूपी के गवर्नमेंट स्कूल में क्या-क्या व्यवस्था है, ताकि उसी हिसाब से हम अपना है ना कि प्लान तैयार करेंगे। 1 करेंगे तो 1 आएगा, 4 करेंगे तो है ना कि 4 आएगा, तो इसको है ना कि फ़ोटो लगाना ही पड़ेगा। बालक एवं बालिका की विज्ञान सामग्री 1 to 5 में है ना कि लाइब्रेरी, हमको लगता है कि कॉलेज लेवल पे है ना कि यूपी में लाइब्रेरी नहीं होगा, लेकिन आपको 1 to 5 में है ना कि लैब भी बनाना है, साइंस लैब है। देखिए, बालक एवं बालिका की विज्ञान सामग्री संकलन करें। ये इसको है ना कि पीडीएफ फाइल में आपके पास कितना बीकर है, कितना रसायन है, कितना केमिकल है, कितना क्या है, वह है ना कि आपको सब कुछ का यहाँ पे बना करके लगाना पड़ेगा। काष्ठोपकरण सामग्री माने फर्नीचर,
जो भी है ना कि कास्ट की सामग्री है, फर्नीचर है, उसका यहाँ पे लगाना है। बाकी बात ऊपर में था कि अलग है ना कि पढ़ाने के लिए ये क्या-क्या माने कि शिक्षा का अधिगम सामग्री, ठीक है, लेकिन यहाँ पे है आपका फर्नीचर। उसके बाद पठन पाठन सामग्री, जो पढ़ाने में यूज होने वाले यानी कि सामग्री है, माने कि जो भी सिलेबस वगैरह फलना चिलना ये सब चीज यानी कि सारा कुछ यहाँ पे अपलोड कीजिए। चलिए अब आपका आया शपथ पत्र में जो भी आप नाम लिखिएगा, उसके बाद है ना कि एबीसीडी स्कूल का या स्कूल का नाम लिखा हुआ है, जो भी है ना कि मिनिमम वेजेज एक्ट के अंतर्गत वेतन भुगतान मान्यता मिलने के उपरांत किया जाएगा। ऐसा बात नहीं कि टीचर का सैलरी जो मन करेगा वो दीजिएगा। जो भी है ना कि मिनिमम वेतन है माने कि स्टेट गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से आपको पे करना है। भले ही आप चौर में स्कूल खोलिए, एक भी स्टूडेंट आए या ना आए, आप 2 करोड़ खर्चा कर लीजिए, लेकिन टीचर को पेमेंट आप है ना कि अपना कहीं से लाके दीजिए। विद्यालय के प्रबंध समिति में किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं है। प्रबंध समिति विवाद रहित है, ये तो खैर है ना कि इंटरनल मैटर है। विद्यालय समिति का कोई भी सगा संबंधी कागजात नहीं है। विद्यालय में प्रबंध समिति का अगर आप प्रबंध समिति में है तो इसमें आप कार्यरत नहीं हो सकते। कहने का मतलब है कि अगर आप अपने स्कूल चला रहे हैं तो देखिए एनजीओ का मेंबर एनजीओ का पैसा नहीं निकाल सकता, ठीक है, आप उसको खर्चा कर सकते हैं, लेकिन एनजीओ का मेंबर खुद एनजीओ का पैसा अपने काम में खर्चा नहीं कर सकता। विद्यालय किसी भी व्यक्ति समूहों के समूह अथवा एसोसिएशन को लाभ पहुंचाने के लिए संचालित नहीं किया जाएगा। यह बात भी सही है। विद्यालय को सुचारू संपादन ये सब चीज आप अपना है ना कि देख लीजिएगा कि ये क्या-क्या है कि लिखा हुआ है। विद्यालय के फंडों के लेखों को ऑडिट मान्यता मिलने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट से है ना कराया जाएगा। आपको जब मान्यता है ना कि मिल जाएगा तो हो सकता है कि आपको है ना कि सीए से है ना कि आपको है ना कि अकाउंटेंसी करा करके है ना कि देना पड़ेगा। हर साल ऑडिट है ना कि आपको करवाना पड़ेगा। छात्रों से पंजीकरण शुल्क, भवन शुल्क तथा कैपिटेशन शुल्क के रूप में कोई फी नहीं ली जाएगी। आप स्टूडेंट से एक्स्ट्रा फी नहीं ले सकते और सारा खर्चा आपको पैकेट से कीजिए। टीचर को मिनिमम है ना कि वेजेस के हिसाब से सैलरी दीजिए, ठीक है, स्टूडेंट आए या ना आए, और है ना कि स्टूडेंट अगर आ भी गया तो ये सब फी आप नहीं ले सकते। विद्यालय के सभी अस्थायी अध्यापकों के जीपीएफ की कटौती निम्नानुसार भविष्य में की जाएगी, यानी कि पीएफ अकाउंट भी है ना कि आपको उसको है ना कि पीएफ भी देना पड़ेगा। विद्यालय के बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में ना तो शिक्षा दी जाएगी ना ही पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जाएगा, यानी कि जो गवर्नमेंट का बुक है वही भले मिले या ना मिले, ठीक है। ये ठीक है। जाति धर्म के बच्चों पर भी दिया जाएगा। राष्ट्रगान है कि व्यवस्था की जाएगी। भारत के राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज, ये सब चीज ठीक है। देशभक्ति का चीज है। किसी भी दशा व्यवसायिक चाहे आवासीय उद्देश्य के लिए दिनों रात में है ना यूज नहीं किया जाएगा। विद्यालय भवन परिसर मैदान को राजनीतिक गैर शैक्षणिक क्रियाकलापों में प्रयोग में नहीं लिया जाएगा। विद्यालय का मान्यता वर्ष, विद्यालय कोड एवं मान्यता प्रतीक चिन्ह ये सब है ना कि लोगो वगैरह आपको लगवाना पड़ेगा। 2 साल में विद्यालय का है ना कि आपको मरम्मत वगैरह कराना पड़ेगा। पदाधिकारी सूचना जब मांगेंगे तो उपलब्ध कराना पड़ेगा। शिक्षा के माध्यम हिंदी अंग्रेजी चाहे अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रयोग किया जाएगा। हिंदी अनिवार्य रूप से आपको पढ़ाना पड़ेगा। शिक्षक कर्मचारी को नियुक्ति में नियमावली अधीन विहित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। विद्यालय में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार न्यूनतम स्टाफ रखा जाएगा। विद्यालय के प्रबंध तंत्र द्वारा कर्मियों का वेतन भुगतान अपने निजी स्रोत से दिया जाएगा। अगर आपके पास बैंक बैलेंस है, बहुत सारा पैसा है, तो आप है ना कि उसमें से दीजिए। इसमें से बहुत सारा चीज ऐसा है जिसको मानना है ना कि ये नहीं है। ये सब है ना कि समझिए कि एक लूट का अड्डा हो जाएगा, माने कि लोग दिमाग लगा लगा के कहने कि खराब हो जाएंगे। माने कि जो यूपी गवर्नमेंट का पूरे इंडिया में इससे यानी कि टफ रेगुलेशन किसी भी स्टेट में नहीं है। इसका 50% भी किसी स्टेट में नहीं है। विद्यालय समय समय पर निर्गत शासनादेश, विभागीय आदेशों तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करेगा। विद्यालय की मान्यता मिलने से क्षेत्र में वर्तमान संस्थाओं के स्तर पर दक्षता तथा कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। संबंधित विद्यालय संस्था द्वारा प्रति वर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय समय के अनुसार यूडाइस प्लस से संबंधित सूचनाएं आंकड़े भरना अनिवार्य होगा। देखिए जब यही आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा तो इसी के बाद आपको है ना कि यूडाइस मिलेगा, जहाँ पे आप स्टूडेंट को अपडेट करेंगे। और इस सब का है ना कि इस सब इतना चीज लिखने का गवर्नमेंट का कारण है कि यूपी का जो है ना कि प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो सब यह चीज है ना कि सिर्फ करते हैं कि हम ही क्यों करें। आप सबको एकत्रित होकर के सरकार के है ना कि पर है ना कि यह चीज उसको बताना पड़ेगा कि नहीं आप हमारे लिए सोचिए। सरकार आपके लिए कुछ भी नहीं सोच रहा है। ऐसे नहीं कीजिएगा तो स्कूल 1-2 साल में ऑटोमेटिक डूब जाएगा और हमसे अकेले संभव भी नहीं है। आप लोग को भी है ना कि साथ आना पड़ेगा इस चीज को करने के लिए।
हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी कोशिश कीजिए, नहीं तो 1-2 साल में है ना डूब जाएगा स्कूल, बड़े वाला स्कूल खा जाएगा आपके स्कूल को। जो भी आदमी इतना खर्चा करेगा वो आपके स्कूल को चलने देगा? दिन भर में है ना 4 पेज छापा पड़ेगा आपके स्कूल पे, यानी कि 6 महीना में आप है ना खुद बंद कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आप है ना कि एफडी किए हैं उसका है ना कि फाइल अपडेट कीजिए। यहाँ पे है ना कि सुरक्षित कोष का जो अकाउंट नंबर है उसका है ना कि मैंने खाता नंबर भरिए। ये 25,000 रुपया यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा है क्योंकि 25,000 ही है। उसके बाद यहाँ पे आईएफएससी कोड आपको है ना कि लिखना पड़ेगा, SBIN 000। ये कुछ लिख के देखते हैं, ऑटोमेटिक कहीं बैंक ले ले, ये ले लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑटोमेटिक है ना कि ले लिया। उसके बाद आगे चलेंगे। अब जीरा वैसे ये सब कुछ आ गया। अब 5,000 रुपया हमको पेमेंट करना है। तो जो भी इसका है ना कि मंडल का नाम यहाँ पे आएगा, उसका है ना मंडल का नाम लिखेंगे, राजकोष का जो है ना कि नाम होगा लिखेंगे, उसके बाद है ना कि सुरक्षित करेंगे, तो ये मेरा है ना कि पेमेंट पेज पे चला जाएगा। इसको है ना कि नेक्स्ट करेंगे तो यह है ना कि पेमेंट पेज। ये डिस्क्लेमर यहाँ पे है ना कि सब कुछ लिख के आ गया। 5,000 रुपया हमको जो गवर्नमेंट फी है उसको करना है, और मैंने है ना 25,000 का जो एफडी कराया था उसका मैंने है ना कि डिटेल्स वहाँ पे सबमिट कर दिया। प्रोसीड विथ नेट पेमेंट। अब हम है ना कि नेट बैंकिंग से पेमेंट करने जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमको इतना सारा ऑप्शन दे रहा है कि हम किससे पेमेंट करेंगे तो किस पे चार्ज कटेगा नहीं कटेगा। देखिए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देंगे 59 रुपया चार्ज कटेगा, बाकी बात किसी भी अदर सोर्स से है ना ज़्यादा पैसा नहीं कटेगा। अगर नेट बैंकिंग करेंगे तो 5 रुपया है ना कि 90 पैसा, मोटा मोटी 6 रुपया कटेगा, इसमें 59 रुपया कटेगा, बाकी बात से चार्ज नहीं कटेगा। तो चलते हैं SBI नेट बैंकिंग की तरफ। यहाँ पे यूजर ID है ना कि पासवर्ड करेंगे और हमारा है ना कि पेमेंट हो जाएगा। तो यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करेंगे और आप लोग से कहते हैं कि एक बार हिम्मत लगाइए। सरकार ने यानी कि बहुत ज़्यादा आप लोग के साथ यानी कि ज्यादती कर रखा है। सरकार को बताना पड़ेगा क्योंकि एसी में रहने वाले आदमी को बाहर की सच्चाई नहीं दिखाई देती है। आपको सरकार को बताना पड़ेगा, वॉइस को है ना कि राइज करना पड़ेगा। देखिए बिहार में कोई रेगुलेशन नहीं है, आपको है ना कि माने झारखंड में भी बहुत बड़ा रेगुलेशन नहीं है, लैंड को छोड़ दिया जाए तो बाकी बात कोई रेगुलेशन नहीं है। उसके बाद एमपी में भी कोई रेगुलेशन नहीं है, लेकिन आपका जो यूपी है ना उसमें पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा रेगुलेशन है और यूपी सबसे बड़ा स्टेट है। ऐसा बात नहीं कि सरकार बहुत खराब है, सरकार बहुत अच्छी है। अगर आप उसको बताइएगा तो सुनेगा। हम लोग भी आ रहे हैं, आप हम लोग का साथ दीजिए और हम लोग है ना कि दोनों आदमी मिलके एक बार कोशिश करके देखते हैं कि क्या होता है, उसके बाद फिर आगे का प्लानिंग किया जाएगा। नहीं तो जिस दिन है ना कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया ना उस दिन से स्कूल है ना कि डूबना शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्लास है ना कि 3 से के बाद आपको है ना टीसी काटना पड़ेगा, स्टूडेंट को है ना परमानेंट एजुकेशन नंबर पेन नंबर है ना कि मिलना शुरू हो जाएगा। अभी आप है ना कि स्कूल का यूडाइस नहीं ले पाते, स्टूडेंट को है ना कि सारे स्टूडेंट को है ना कि नंबर कहाँ से दीजिएगा। तो ये सब है ना कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आप लोग के साथ, और आप लोग हमारी बात को समझिए और इस वीडियो को है ना कि रेफर कीजिए सारे स्कूल, कम से कम या तो पता चले कि कितना चीज़ चाहिए यूपी में स्कूल खोलने के लिए। यूपी में स्कूल खोलना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी यूपी में 2 लाख प्लस स्कूल चल रहा है। हर गाँव में एक स्कूल चल रहा है, सब गैर कानूनी स्कूल ही चल रहा है। ठीक है, अगर सरकार की भाषा बोले तो वह गैर कानूनी स्कूल है, उसको किसी दिन बंद करवाया जा सकता है। अगर सरकार बंद नहीं करा रही है तो सरकार चाहती है कि स्कूल चले, लेकिन रेगुलेशन इतना टाइट है। लेकिन बाकी लोग जिसने भी इतना खर्चा किया उसके जगह पे आप भी होते तो आप भी कंप्लेन करते हैं, और अगर आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको लगता है कि यह मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन जिस दिन आपने अगर इस चीज़ को करा लिया उस दिन आप भी कंप्लेन करेंगे, और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आपको लगेगा कि अब मेरे साथ गलत हो रहा है। तो इस सब में हमारी बात को समझिए, इस वीडियो को रेफर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि और आप है ना कि क्या-क्या जानकारी चाहते हैं, ताकि हम आपको है ना कि वीडियो बना करके देते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।